अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब मोहसिन नकवी साहब, सरफराज डोगर साहब बैकफुट पर चले जाएंगे, ओहदों से उतार दिए जाएंगे, इनकी जगह कोई नए लोग ले लेंगे और इनको लाने वाले शर्मिंदा होंगे और वो कौम के सामने आकर माजरत करेंगे कि हम शर्मिंदा हैं कि हमने ये पीस मुतारिफ करवाए और इन्होंने उल्टा हमारी भी बेइज्जती करवा दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस तरह नाकाम जमहूरियत का इलाज और ज़्यादा जमहूरियत होता है, इसी तरह पाकिस्तान में जो करता धरता है वो इस बात पर यकीन रखते हैं, बल्कि ईमान रखते हैं कि नाकाम आमरीत का इलाज भी और ज़्यादा आमरीत होता है। लिहाजा अब और ज़्यादा आमरीत और ज़्यादा डिक्टेटरशिप आएगी हमेशा की तरह। और जो लोग ये जो कुछ मोहसिन नकवी साहब और सरफराज डोगर साहब और इन जैसे दीगर अहबाब कर रहे हैं, उनके कामों में कीड़े निकाल रहे हैं या उनकी हरकतों को हाईलाइट कर रहे हैं, उनके गिरद उल्टा अरसाए हयात तंग किया जाएगा। इन लोगों को शायद कुछ ना किया जाए। हाँ, ये है कि अगर इनमें से किसी को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होकर हटाना या कुछ देर के लिए साइड लाइन करना भी पड़ गया, तो इन्हीं की जगह कोई इन जैसे दूसरे पपेट्स ले लेंगे। डेमोक्रेट्स को आगे आने की इजाज़त किसी तरह नहीं दी जाएगी। जाहिर है, जो डेमोक्रेट्स फॉर्म 47 पर आए होंगे उनको आगे आने की कोई इजाज़त क्यों देगा? पहले वो CDA के मॉडल वाला तमाशा हमने देखा। जाहिर है, वो एक इतनी इखलाक बाख्ता किस्म की बात है कि उस पर ज़्यादा तो बात करना भी बंदे को खुद अपनी नज़रों में गिराने वाली बात है। लेकिन बहरहाल वो फैक्चुअली हुआ और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में हुआ, और जो कुछ उसके मुतालिक तबसरे हुए, अब उनको आप किस तरह मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर सकते हैं? और अगर हम कर दें नज़रअंदाज कि नहीं, वो लोगों के जहन की इख्तरा थी, तो फिर आपने उस मॉडल पर पर्दा क्यों डाला और फिर उस मॉडल को रिमूव करके ले गए? जो आपके अंडरपास के साथ हुआ, जो आपने, सिर्फ ये बात नहीं है कि 40 दिन में और 45 दिन में बना दिया और उसकी वजह से वो बैठ गया। बात यह है कि आपने उस कंपनी के मुकाबले में बाकी तमाम कंपनियों को टेक्निकल नॉकआउट का शिकार कर दिया। आपने कहा अब चूंकि हमें ऐसी कंपनियों से अगले ठेके चाहिए जो 45 दिन में या 40 दिन में ये काम कर सकें और जिन्होंने कम से कम इतने अरब रुपए का प्रोजेक्ट माजी में किया हो। तो चुनांचे टेक्निकल बुनियादों पर आपने तमाम कंपनियों को नॉकआउट कर दिया, क्योंकि वो वाहिद कंपनी थी जिसने जिसने उतने अरबों का प्रोजेक्ट बनाया हुआ था और इतने दिनों में डिलीवर किया हुआ था, और उसकी बुनियाद पर आप उसे अगले ठेके दे रहे थे। और हुआ क्या कि उसके पिछले ठेके को, जिसे कि अभी बने 6 महीने भी नहीं हुए और 3 बार वो बैठ चुका है, और अब तो जो उसके दरमियान में ग्रीन बेल्ट का हाल हुआ है, जो सड़क का हाल हुआ है, जिस तरह ट्रैफिक को बंद करना पड़ा है, आपको क्या लगता है कि ये लोग ज़रा भी शर्मिंदा होंगे? बिल्कुल नहीं। PCB की रिपोर्ट आती है, ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें सिवाय बदउनवानियों के कुछ नहीं मिलता और उनको अंडर द कारपेट छुपा दिया जाता है। ये अंडरपास है, बार बार इसके ऊपर कारपेटिंग की जाती है, लेकिन ये कमीना फिर टूट जाता है। सरफराज डोगर साहब ने जिस तरह की अंग्रेज़ी सफ़ीरों के सामने और पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कल बोली है, वो अहले कुव्वत को शर्मिंदा करवाने के लिए काफ़ी है। ज़ाहिर है, जब एक जज मेरिट पर भर्ती होकर ही नहीं आया होगा, जब वो पढ़ा लिखा ही नहीं होगा, जब उसकी कोई जांच पड़ताल ही नहीं होगी और उसे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ओहदा सिर्फ इस बुनियाद पर दिया जाएगा कि वो हमारा वफादार है, तो फिर वो यही हरकतें करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आपको बेवकूफ़ी करेगा। जज को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने से पहले आपने ये तक ना सोचा कि उसकी रिपोर्टेड जजमेंट्स कितनी हैं, उसने कितने फैसले लिखे हैं। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी जितने जजेस होते हैं उनमें से ले दे के फैसले लिखने वाले जजेस 2-3 होते हैं, बाकी सब सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने वाले होते हैं, आर्गूमेंट करने वाले होते हैं, और वो आर्गूमेंट भी कानूनी बुनियादों पर नहीं, आइन के नुकात पर नहीं, वो सियासी बुनियादों पर और समाजी बुनियादों पर और अपने तजर्बे की बुनियाद पर इधर उधर की हाँक रहे होते हैं। कानूनी नुकात पर बहस करने वाले जजेस सिर्फ चंद ही होते हैं, और जिनकी रिपोर्टेड जजमेंट ही एक भी नहीं है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला ही नहीं लिखा, उस जज को आपने चीफ जस्टिस बना दिया। अच्छा, फिर जो फैसले ये लोग लिखते हैं वो ये लिखवा भी सकते हैं, लेकिन जब बोलना है तो वो तो खुद बोलना पड़ेगा ना। आप अपनी ज़ुबान से ही बोल सकते हैं, लेकिन कलम किसी और का भी हो सकता है। लिहाजा अगर किसी ने रिपोर्टेड जजमेंट्स पेश भी की हैं, तो जब आप उसे पार्लियामेंट की कमेटियों के सामने बुलाते हैं, जब आप उसे जुडिशल कमीशन में बुलाते हैं, तो आप उससे 4 सवाल नहीं कर सकते। आप ये जान नहीं सकते कि ये अहल भी है या हमारी नाक कटवा देगा। लेकिन नहीं, आपकी नाक काट कौन सकता है? आप तो ताकतवर हैं, लिहाजा जो आपकी तरफ बढ़ेगा उल्टा उसके हाथ ही कटेंगे। वैसे हाथ कटने से याद आया, अब हाथ कटने और ज़ुबान कटने के मामलात से ज़रा डर सा लग रहा है। अल्लाह एजाज़ सैयद साहब को भी अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।
पता नहीं जरदारी साहब वाली खबर लीक हुई थी या करवाई गई थी, मगर उसके बाद वो कुछ दिन के लिए टॉक शॉक से गायब हो गए, मंजर आम पर नहीं आए। और अब कल उन्होंने बहुत बड़ी चवल मार दी है, जो उन्होंने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान में मुतवक्का दौरे को ना सिर्फ उसकी खबर को लीक कर दिया है, ज़ाहिर खबर तो ये पहले से भी थी कि ट्रंप ने जब इंडिया आना है तो वो शायद पाकिस्तान भी आ जाएंगे सितंबर में। लेकिन जो बहुत बड़ा धमाका है, एजाज सईद साहब ने तारीख तक अनाउंस कर दी है 9 सितंबर वाली, और उसके बाद फिर ज़ाहिर है उन पर कोई बहुत बड़ा प्रेशर आया, जिसके फ़ौरन बाद उन्हें चंद मिनट बाद ट्वीट करके कहना पड़ा कि डेट सिक्योरिटी इश्यूज़ की बुनियाद पर फाइनलाइज बाद में की जाएंगी। ये तो खबर ठीक है मेरी कि सितंबर में वो आ रहे हैं, लेकिन डेट कौन सी है ये 11th आवर में फ़ैसला होगा। ज़ाहिर है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी अमरीकी सदर से मिलने जाते हैं तो उसकी भी डेट्स पहले से अनाउंस नहीं की जाती, सिक्योरिटी रीजंस भी होती हैं और दूसरी भी बहुत सी रीजंस होती हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप जैसे बड़े तरीन विज़िट की खबर लीक करके उन्होंने यकीनन अपने लिए किसी मुश्किल को दावत दे ली। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन बहरहाल एजाज सैयद चूँकि बलोच नहीं हैं, वो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ नहीं रखते, वो पंजाबी हैं, इसलिए शायद वो बच जाएँ। उनके शनाख्ती कार्ड पर उनके डोमिसाइल पर चूँकि कोयटा नहीं लिखा हुआ, ज़ोब और कल्लात नहीं लिखा हुआ, सिर्फ इसी वजह से वो बच सकते हैं। वरना बलोच ख़वातीन के साथ जो कल से बारिश में हो रहा है, पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा बारिश इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान हुई हैं। और इन बारिशों ने नाला लई से लेकर इस्लामाबाद तक को बिल्कुल एक सैलाब की आमाजगाह बना दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत आधे से ज़्यादा डूबा हुआ है इस सैलाब में, पूरी गाड़ियाँ उस सैलाब के अंदर डूबी हुई हैं। और इस बारिश के अंदर बलोच ख़वातीन को कैंप नहीं लगाने दिया इस्लामाबाद पुलिस ने, जो कि ज़ाहिर है मोहसिन नकवी के हुक्म के मातहत है। जिस कदर बेशर्मी, जिस कदर रियासती जबर का मुजाहरा आप कर रहे हैं, इसकी कोई हद आप नहीं छोड़ रहे। और ये याद रखें कि ये ठीक है कि पंजाब के अवाम की तारीख़ ये नहीं है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ा करते हैं, लेकिन बलोचों की तारीख़ तो ये है, पठानों की तारीख़ तो ये है, सिंधी और पंजाबियों की ना सही, वो दरवेश सही, वो सूफिया की तालीमात पर अमल करने वाले सही, यार वो बुज़दिल सही, लेकिन बलोच और पठान भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। और किसी को भी आप जब इतना तंग कर देंगे कि उनके पास आपसे लड़ने के सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी, तो मुल्क में अल्टीमेटली जो आप अपने गोल खुद डिफ़ाइन करके हमें बताते हैं कि जी हमारा मकसद मुल्क का इकोनॉमिक रिवाइवल है, वो गोल खटाई में पड़ जाएगा। अब मत भूलें कि आपको SIFC बनाए 3 साल से ज़्यादा हो गया, माइंस एंड मिनरल्स कॉरपोरेशन बनाए 3 साल से ज़्यादा हो गया, फिशरीज से मुतल्लिक आपने एक कॉरपोरेशन एक कंपनी बनाई थी जिसको अब आपने डबोए हुए ही बिल्कुल अंडर द कारपेट कर दिया है। इन्वेस्टमेंट से मुतल्लिक, माइंस एंड मिनरल से मुतल्लिक आपने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट का इनकलाब ले आएंगे, क्योंकि सरमायाकारों को यकीन होगा कि अब इन मंसूबों के पीछे फ़ौज खड़ी है, लिहाजा अब वो यहाँ पर आएंगे और अंधाधुंध सरमायाकारी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, सऊदी अरब से लेकर UAE और कतर जैसे और दोस्त मुल्कों से लेकर अमेरिका और यूरोप तक किसी ने भी घास नहीं डाला, बावजूद इसके कि आप बार बार जाकर अमेरिका में बलूचिस्तान की कानों को सेल कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि बलूचिस्तान में बड़ी कानें हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ से मादनियात निकालो, बग़ैर बलोचों से इजाज़त लिए, ये जानते बूझते हुए कि 18वीं तरमीम के बाद आप उनको शेयर दिए बगैर, उनको सेटिस्फाई किए बगैर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप उल्टा 18वीं तरमीम रोल बैक करने की कोशिश में तो लगे हुए हैं, लेकिन आप बलोचों को उनका हक़ देने पर तैयार नहीं, और आप बलोचों के रिसोर्सेज अमेरिका और यूरोप को या किसी भी मुल्क को इस तरह सौंपने पर तैयार हैं कि उनकी इजाज़त के बगैर। ज़ाहिर है ये मामला ज़्यादा देर चलेंगे नहीं, इवेंचुअली आपको अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा, मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट आएगा, सोशल अनरेस्ट आएगा, जिसके नतीजे में इकनॉमिक रिवाइवल की आपकी कोशिशें भी मुतासिर होंगी। आपने इकनॉमिक रिवाइवल की अच्छी खासी कोशिशें की हैं गुज़िश्ता 2-3 सालों में, जिसके हम मुतरफ़ हैं। आपने 2% सही स्मगलिंग कंट्रोल की है, आपने 2-3% सही डॉलर की होर्डिंग कंट्रोल की है, आपने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन आप अपने कामों को खुद ही अपने हाथों से बेड़ा गर्क करने पर तैयार हैं। एक हम है कि लिए अपनी सूरत को बिगाड़, एक वो है कि जिन्हें तस्वीर बना आती है।